मेरा सबसे बड़ा क्रिएटर तो वो किड्स कैटेगरी में जो था, बेबी बिलियन नाम का, उनका 10 मिलियन सब्सक्राइबर है अभी। और एक इशिता मंगल है, फैशन डिज़ाइनर, उनके 7 लाख फॉलोवर है। एक आंचल पेंट है मेरी, आंचल क्रिएट्स, वो थंबनेल डिज़ाइनर, काफ़ी फेमस है। बड़े क्लाइंट को पाना इस टाइम पे काफी डिफिकल्ट होता है। तो आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है जिससे आपको उन्होंने वर्क दिया? आई थिंक फर्स्टली लोएस्ट प्राइस तो मेरा, जब मैंने स्टार्ट करा था, मेरा आई थिंक 150 रुपीज़ था एक रील का। फिर हाईएस्ट मेरा गया है, वाह। हाईएस्ट जो अभी भी चल रहा है। आयुष भाई, वेलकम टू दाबिश खान पॉडकास्ट। आप काफी बढ़िया वर्क कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के फील्ड में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ, आप बताओ ताबिश भाई। जी, मैं भी ठीक हूँ। आपको क्या लगता है ये पॉडकास्ट एक वीडियो एडिटर को क्यों वॉच करना चाहिए? आप किस टाइप का वैल्यू इस पॉडकास्ट में देना चाहेंगे, जो एक वीडियो एडिटर को ज़रूर देखना चाहिए पॉडकास्ट? एक्चुअली मैं भी अभी स्टार्ट ही करा रिटर्न जर्नी, बट इन 3 साल में मैंने जितना भी सीखा है वो मैं ट्राई करूंगा कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड ऑफ कोर्स सबकी जर्नी अलग रहती है, तो सबका एक्सपीरियंस भी अलग रहता है, बट जितना भी मैंने सीखा है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड मोस्टली जो शॉर्ट फॉर्म में आपका करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं ज़्यादा वैल्यूबल रहूंगा, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म उतना काम नहीं करा। तो आयुष भाई आपके बारे में कुछ बताएँ। बेसिकली मैं नोएडा में रहता हूँ, एंड इस एडिटिंग फील्ड में मुझे अराउंड 3 साल हो गए हैं। एंड मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई भी साथ में कर रहा हूँ, एंड अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ अपने। एंड मेरा कॉलेज ऑनलाइन है, सो मेरा पूरा टाइम एडिटिंग में ही जाता है। अच्छा, आप कॉलेज डिज़ाइनिंग वीडियो एडिटिंग फील्ड में कर रहे हैं या किसी और? नहीं, मेरी डिग्री साइकोलॉजी फील्ड में है, सो वो हेल्पफुल तो है ही, मतलब एडिटिंग में भी। हाँ, वो साइकोलॉजी आप वीडियो एडिटिंग में यूज़ करते हैं। हम्म। नाइस। तो आयुष भाई आपकी स्टोरी बताइए, कैसे आपने वीडियो एडिटिंग की जर्नी स्टार्ट की? आपकी स्टोरी कैसी रही? एक्चुअली मुझे एडिटिंग पसंद ही नहीं थी स्टार्टिंग में। मेरा भाई करता था, बड़ा भाई। ट्वेल्थ के बाद मैंने गैप ईयर लिया था, तो उस गैप ईयर में मैंने अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करा। मतलब यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एजुकेशनल वीडियो, थोड़ा सा ब्लॉगिंग टाइप भी। बट उस टाइम पे फिर मेरे पास कोई एडिटर था नहीं, एंड मुझे एडिटिंग का भी कुछ आता नहीं था। बट उस टाइम पे एक सॉफ्टवेयर था, कैपकट। तो मैंने कैपकट बस ऑन करा एंड स्टार्ट कर दिया एडिटिंग करना। तो फिर वहाँ से धीरे-धीरे करते-करते मैंने खुद की अराउंड 20-30 वीडियो एडिट करी, हुँ। एंड उसको यूट्यूब पे डाला, इंस्टाग्राम पे डाला। फिर मैं मुंबई चला गया अपने चाचा के पास, वहाँ पे थोड़ा मुझे ब्रेक लेने के लिए। उसके बाद वहाँ पे मैंने सोचा कि यार फ्रीलांसिंग कोई फ़ील्ड है, मुझे उसके बारे में पता नहीं था उतना। तब मैंने उसके बारे में सुना, अम, फिर वहाँ से मुझे आइडिया कि यार मतलब हम एडिटिंग दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, मतलब पैसे कमाने के लिए। तो मैंने अपनी साइकोलॉजी फील्ड में ही लोगों को रीच आउट करा। फिर वहाँ से मुझे एक रिप्लाई आया, तो उनके साथ मैंने जुड़ा। फिर ऐसे ही करते-करते रेफ़रेंस मिलता गया, तो मैंने साइकोलॉजी फील्ड में ही ज़्यादातर एडिटिंग करी। फिर वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ बेसिक एडिटिंग की जर्नी, ऐसा। मैं जब आयुष भाई आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल देख रहा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि आयुष भाई आपकी एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा क्लीन और स्मूथ है, जो मुझे मैक्सिमम कमेंट यही दिखे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसका क्या सीक्रेट है? कैसे आप इतना बढ़िया क्लीन और स्मूथ वीडियो एडिट करते हैं? अम, इसका पहला आंसर तो यही है कि सिर्फ़ एडिट करते रहो, मतलब वो टाइम के साथ ही आता है ये सब। हुँ। क्योंकि मैं पहले स्टार्टिंग में कैपकट से करा था, तो कैपकट उतना स्मूथ एडिट नहीं देता। अम, फिर मैंने जब प्रीमियर पे स्विच करा तो स्टार्टिंग में तो बहुत इशू आए, बट धीरे-धीरे मैंने दूसरों की वीडियो देखी कि वो कैसे कर रहे हैं, दूसरों से सीखा। मैंने कॉन्टैक्ट बनाए दूसरे एडिटर से कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनकी एडिट अच्छी लगती है और हमारी नहीं लगती। तो फिर मैं उनकी कॉपी करना चालू कर दिया कि वो ऐसा कर रहे हैं, फिर मैं भी ऐसा करूँगा। तो मेनली कॉपी करते समय भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। एंड रही बात डिज़ाइनिंग की, एडिटिंग में बहुत इम्पोर्टेंस है, तो वो सब मैं पिंटरेस्ट से देखता हूँ। पिंटरेस्ट काफ़ी सही जगह इंस्पिरेशन लेने के लिए। एंड ऑफ कोर्स मेरे क्लाइंट भी काफ़ी अच्छे हैं। मेरे क्लाइंट मतलब मुझे बहुत पुश करते हैं कि तुम और बेटर करो, और बेटर करो। तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि क्लाइंट अच्छा है। हुँ, ग्रेट। तो अगर आपको दोबारा से वीडियो एडिटिंग मास्टर करना हो, कैसे आप वीडियो एडिटिंग मास्टर करेंगे? अगर आपको स्क्रैच से मास्टर करना हो वीडियो एडिटिंग तो? आई थिंक जो मैंने करा मैं वही करूँगा, बट मैंने कुछ-कुछ जैसे टाइम बहुत लगाया। जैसे जो मैंने 3 साल में कंप्लीट करा वो मेबी मैं 1.5-2 साल में कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा सबसे पहले कि कोई भी सॉफ्टवेयर लो, कैपकट लो, अ,
नॉर्मल सॉफ्टवेयर कोई भी लो एंड एडिटिंग के बेसिक जान लो, कट कैसे लगता है एंड म्यूज़िक कैसे डालना होता है, ये सब बेसिक चीज़ है, वहाँ से सीखो। उसके बाद इवेंचुअली आपको प्रीमियम में स्विच करना ही पड़ेगा। तो फिर जब आपके पास लैपटॉप अच्छा हो तो प्रीमियम में स्विच करो एंड फिर जब आपको बेसिक आ जाएगा ना, कट वट लगाना ये सब, तो ये फंडामेंटल्स हैं एडिटिंग के, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद आपको मेनली स्टोरी के बारे में सीखना पड़ेगा, स्टोरी कैसे बिल्ड करता है। बेसिकली एडिटिंग मास्टर करने के लिए मेरे पास कुछ स्टेप है। हाँ, मतलब पहला स्टेप है कि टेक एक्शन, मतलब इतना उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। बस स्टार्ट करो, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कैपकट हो, प्रीमियर हो एंड फाइनल कट हो, दाविंची हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप स्टार्ट करो, ठीक है। एंड सेकंड स्टेप होगा कि जो बेसिक फंडामेंटल्स होता है एडिटिंग के या कोई भी सॉफ्टवेयर के, जैसे कट लगाना एंड फुटेज इंपोर्ट करना, ये सब एंड पूरा जो भी टूल्स होते हैं वो सारे सीख लो, क्योंकि वो बेसिक चीज़ होती है, उसके बिना आप एडिटिंग कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। एंड पूरा डिटेल में सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से देख लो। उसके बाद थर्ड थिंग होगी कि डिज़ाइन सीखो, मतलब जो डिज़ाइन के कोर्स होते हैं, डिज़ाइन की यूट्यूब वीडियोस हैं, वो सब देखो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ाइनिंग, अगर आपकी एडिटिंग आपको प्रीमियम बनानी है तो। एंड फोर्थ थिंग वुड बी कॉपी अदर्स। दूसरों को कॉपी करके सीखना वुड बी द इजिएस्ट वे टू लर्न एडिटिंग, ठीक है। एंड क्योंकि दूसरे ऐसा क्या कर रहे हैं, उनकी एडिटिंग अच्छी क्यों लग रही है, तो वो करते करते आपको पता चल जाएगा कि वैसी अच्छी अच्छी क्यों लग रही है एडिटिंग। एंड फिफ्थ स्टेप वुड बी कि जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। जैसे मुझे अभी 3 साल हो गए हैं, बट मुझे अभी भी लगता नहीं कि मेरी रेटिंग उतनी अच्छी है, क्योंकि मैंने मेरी कनेक्शन जो ऐसे हैं वो काफ़ी अच्छा अच्छा रेटर है, तो मैं अभी भी सोचता हूँ कि यार मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, काम करते रहो। काम नहीं है तो दूसरों की वीडियो उठा के खुद एडिट करो। तो ये रहेंगे, ये 5 स्टेप है। आपको अगर रील को वायरल करना हो तो आप किन चीजों पर फोकस करेंगे? जैसे हुक पे, या आप ट्रेंड ढूंढेंगे कि क्या चल रहा है इस टाइम पे, या आपको लगता है कि स्टोरी टेलिंग का ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है इसमें? आप इन तीनों में से किन चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे? रील को वायरल करना किसी भी बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है, क्योंकि सब फील्ड में अलग अलग रील वायरल होती है, मतलब एडिट करने का तरीका ही अलग अलग होता है। जैसे ट्रैवल रील जब एडिट करोगे तो उसका तरीका अलग अलग होगा, जब कोई टॉकिंग हेड वीडियो एडिट करोगे तो उसका तरीका अलग होगा। बट मेनली जो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट होता है हुक। तो आपको अपना हुक बहुत इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, कोई भी रील हो। तो मेनली ट्रैवल में क्या होता है, हम आगे के जो ग्लिम्स होते हैं वो दिखा देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो टू बी कंटेंट करके, तो वो हुक बन जाता है, ताकि वो ऑडियंस को पता हो कि आगे वो क्या देखने वाला है। एंड जैसे रील जो टॉकिंग हेड वीडियोस होती है, तो उसमें मे बी मोशन ग्राफिक के थ्रू, मे बी टेक्स्ट के थ्रू हम जो स्टार्टिंग के 3-5 सेकंड होते हैं उसमें हम अपना 80% एफर्ट डालते हैं, ताकि वो स्टार्टिंग में कोई स्क्रॉल करके उसको देखे तो वहाँ पे वो स्टक रह जाए, ठीक है। एंड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो किसी भी रील को वायरल करने की, वो है उसका कंटेंट। क्योंकि एडिटिंग ज़रूरी नहीं है अगर कंटेंट अच्छा होगा। जैसे कुछ कंटेंट होते हैं सिर्फ बात करने वाले, उसमें बस सबटाइटल रहता है, बट वो स्टिल वर्क करते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं भी, क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा रहता है। बट कुछ होते हैं जो बहुत एडिटेड होते हैं, टू मच द हैवीली मोशन ग्राफिक्स सब रहता है, बट वो स्टिल वर्क नहीं करता, बिकॉज उनका कंटेंट में दम नहीं रहता, उतना अच्छा स्टोरी नहीं होता। एग्जैक्टली। तो घूम फिर के बात हुई आपकी, कंटेंट अच्छा होगा तो वो वर्क करेगा, एंड एडिटिंग जस्ट उसको एनहांस करता है पीछे से, ठीक है। तो मेन चीज़ तो कंटेंट है। अगर आपको बिगिनर को कुछ एडिटिंग सीक्रेट बताना हो जिससे उनकी रील की रीच डबल हो जाए, तो वो सीक्रेट क्या होगा? अ, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर है। हम्म। वही चीज़ मैं बोलूँगा कि आप अगर आप बिगिनर हो तो आप दूसरों को कॉपी करो जिनके लिए वर्क कर रही है। जैसे मेरी कुछ रील है, मैंने किड्स कैटेगरी में काम करा, तो कुछ 100 मिलियन व्यू गए हैं उस रील में। तो मैंने उसको कहाँ से देखा था, जो दूसरे जो फेमस चैनल थे जिनकी रील वर्क कर रही थी, तो वहाँ से मैंने सीखा कि ऐसा ये क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं। तो वहाँ से देखा तो मेरा रील भी वर्क करा। मतलब ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, बट मोस्टली टाइम ही वर्क करता है कि दूसरों को कॉपी करो, दूसरों की चीज़ देखो, उससे इंस्पिरेशन लो। प्रॉपर कॉपी मत करो, बस इंस्पिरेशन लो कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं। तो मेनली तो यही है। अंडरस्टूड। तो जैसा कि आयुष भाई आपने बताया कि हमें अपनी डिजाइनिंग भी अच्छी करनी चाहिए,
तो वीडियो एडिटिंग और डिजाइनिंग की क्रिएटिविटी कैसे इम्प्रूव करें? ये चीज़ भी प्रैक्टिस से आती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, एंड प्रैक्टिस भी इन अ राइट डायरेक्शन, मतलब ऐसा नहीं कि आप जो जो अभी कर रहे हो करते रहो, बट हमेशा खुद को ना 1-2% बेटर बनाने की कोशिश करो, मतलब एडिटिंग को अपनी। तो जैसे आप किसी क्लाइंट पे काम कर रहे हो, किसी क्लाइंट की वीडियोस पे, तो आप देखो उसने जो बोला नहीं है वो भी करके उसको दो। मतलब मैं पिंटरेस्ट पे गए, पिंटरेस्ट का आपने सर्च मान लिया कि ट्रेंडिंग मोशन ग्राफिक या ट्रेंडिंग टेक्स्ट इफेक्ट या मे बी कोई भी इफेक्ट हो, उसको सर्च मार लिया, फिर वहाँ पे काफ़ी आइडियाज आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं वो वीडियोस हो, मे बी किसका पोस्टर हो, किसी मूवी का पोस्टर हो, वहाँ से भी काफ़ी आइडिया आते हैं कि हम अपने वीडियो में क्या कर सकते हैं, वीडियो को अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो एक ये बात है। एंड फिर जो आपसे अच्छा एडिटर है, जो आपसे अच्छे कंटेंट क्रिएटर है, उनको देखो कि उनकी वीडियो इतनी सुंदर लग क्यों रही है, फिर उनसे सीखो। ये भी कर सकता हूँ। हम्म। अच्छा, आपको कैसे ये आइडिया आता है कि किस एलिमेंट को कहाँ लगाना है और कहाँ से आप बी रोल हम्म, लाते हैं? ये भी आपके एक मतलब कि एक लिंक्डइन पर मैंने ये क्वेश्चन देखा था जो मुझे बहुत बढ़िया लगा, तो मैंने सोचा हम्म। आपसे पूछा जाए। तो यार बी रोल मेरी हम्म। मेनली पिक्सल एक वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है। हम्म। और यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो मिल जाते हैं। एंड एंड मैं कुछ कुछ मूवीज़ मुझे डाउनलोड भी करनी पड़ती है, तो मूवीज़ की वेबसाइट होती है जो मैं कर लेता हूँ डाउनलोड वहाँ से। तो अगर मूवी के बी रोल चाहिए होते हैं, बाकी अगर इंडियन बी रोल चाहिए ना, तो अब तो एआई भी आ गया, बट मैं एआई यूज़ नहीं करता क्योंकि वो वीडियो उतनी अच्छी नहीं बनाता अभी। बट मैंने इमेजेस के लिए एआई बहुत यूज़ करा है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, एंड मिड जर्नी भी करा है मैंने, आइडियोग्राम भी करा है, तो ये सारे हैं फोटोज़ के लिए। एंड जैसे VO3 आया वीडियोज़ के लिए, वो मैंने अभी तक करा नहीं, बट मुझे करना है उसको यूज़। एंड बाकी एलिमेंट्स की रही बात, तो फ्लैट आइकन्स है, आइकन्स के लिए फ्री मिल जाता है, उसमें काफ़ी सही से आइकन्स है। एंड गूगल है, गूगल पे तो सब मिल जाता है, जो भी सर्च कर लो। एंड कैनवा है, कैनवा काफ़ी हेल्प करता है एलिमेंट को बेसिकली डिज़ाइन करने के लिए, भी बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, ये सब। बट वो पेड है, तो वो है। एंड बाकी मुझे पता कैसे लगता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ लगाना है। अम, वही है, वो स्टोरी की नीड होती है, मतलब वो वीडियो की नीड होती है। जैसे जैसे कोई पॉइंटर्स की बात हो रही है, स्टेप की बात हो रही है कि ऐसा ऐसा स्टेप करो, तो वहाँ पे ये तो बेसिकली समझ आ रहा है ना कि वहाँ पे पॉइंटर्स ऐड करके दिखा दो ताकि व्यूअर्स को आसानी से समझ आ जाए। तो डिपेंड करता है स्टोरी का क्या रही है, तो उसके हिसाब से मैं एलिमेंट लगा देता हूँ। एंड यहाँ पे डिजाइनिंग काम आती है कि डिजाइनिंग इसलिए काम आती है क्योंकि वीडियो को अच्छा भी दिखाना पड़ता है, मतलब वो दिखे अच्छा, मतलब वो चीप फील्ड ना हो, प्रीमियम फील्ड, तो वो काफ़ी डिमांड करती है। तो उस वहाँ पे डिजाइनिंग बहुत हेल्प करता है। एब्सोल्युटली। आयुष भाई, आपको क्या लगता है एक वीडियो एडिटर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है इस टाइम पे? सबसे बड़ी गलती जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, सबसे बड़ी मिस्टेक। एडिटिंग से रिलेटेड तो नहीं है ये, क्योंकि एडिटिंग फिर तुम धीरे धीरे सीखते हो, बट फ्रीलांस से रिलेटेड ये है कि डिलेस कम करो। क्योंकि डिलेस मैंने भी काफ़ी करे हैं, एंड वो काफ़ी, एंड मेरे क्लाइंट भी कई काफ़ी छूटे उस वजह से। तो एक ये आता है कि डिलेस कम करो, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टाइम पे अपना काम दो। भले ही 3-4 दिन एक्स्ट्रा बोलो उनसे, बट उनको टाइम पे काम दो, टाइम से पहले काम दो, टाइम के बाद मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्टिंग में पैसों के लिए तो मत भागो, अगर तुम इस फील्ड में नए हो। स्टार्टिंग में तुम काम के लिए भागो, काम मिल रहा है, एंड रिव्यूज़ के लिए भागो, ठीक है? तो मैंने देखा, क्योंकि स्टार्टिंग में ना काफ़ी उनके काम अच्छा नहीं था, बट वो स्टिल पैसे के पीछे भागते हैं। मैंने काफ़ी अपने, क्योंकि मेरी एक टीम है खुद की, तो मैंने काफ़ी एडिटर को देखा है कि वो पैसे के पीछे भागते हैं, बट उनका काम अच्छा नहीं है। तो ये गलती करता है स्टार्टिंग में, ठीक है? हम्म। करेक्ट। आपने किन बड़े-बड़े क्रिएटरों के साथ अब तक काम कर चुका है? और आपके क्या अब तक के उनसे ग्रेटेस्ट लर्निंग रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा क्रिएटर तो वो किड्स कैटेगरी में जो था, बेबी बिलियन नाम का, उनका 10 मिलियन सब्सक्राइबर है अभी, हुँ। बट उनके साथ मैंने काम करना छोड़ दिया अभी। हुँ। और एक इशिता मंगल है, फैशन डिज़ाइनर, उनके 7 लाख फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे। एंड और भी है, बट मेरी लर्निंग सबसे बड़ी उनसे हो रही है क्रिकेट्स कैटेगरी में, जो मेरे क्लाइंट थे, कि उनका सिस्टम बहुत अच्छा था। अच्छा। जैसे वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते थे, जैसे वो वीकली मीटिंग करते थे एडिटर के साथ। एंड तो मैंने उनसे काफ़ी सीखा कि अपनी टीम को हैंडल कैसे करते हैं,
क्योंकि अब मेरी खुद की टीम है तो मुझे वो काफ़ी हेल्पफुल लगता है कि नोशन में पूरा उन्होंने डाटाबेस बनाया अपना, एंड व्हाट्सएप ग्रुप है कम्युनिकेशन के लिए, एंड वीकली मीटिंग्स करते हैं ताकि चीज़ें अकाउंटेबल रहें। तो वहाँ से मैंने काफ़ी सीखा सिस्टम कैसे बिल्ड करता है। एंड मैंने स्लैक सीखा है इशिता मंगल से, वहाँ पे वो अपनी टीम को हैंडल करती थी। तो मैंने ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर जगह सीखी कि वहाँ से ये सीखा, यहाँ से वो सीख लिया। तो मेरे ओवरऑल क्लाइंट एक आंचल क्लाइंट है मेरी, आंचल क्रिएट्स, वो थंबनेल डिजाइनर काफ़ी फेमस है, उसने काफ़ी बड़ी पीरियड से काम करा है। तो उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। मेरा जितना एडिटिंग का स्किल आज है वो थैंकफुली उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी बोला कि कोशिश कर तो अपने आप को और अच्छा कर। तो मेरी क्रिएटिविटी उन्होंने काफ़ी बढ़ाई है, मतलब सोर्स के लिए मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ। तो हाँ, मेरे क्लाइंट काफ़ी अच्छा है मेरे, जिनके साथ भी काम कर रहा है। हम्म, बड़े क्लाइंट को पाना इस टाइम पे काफी डिफिकल्ट होता है। तो आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है जिससे आपको उन्होंने वर्क दिया? आई थिंक फर्स्टली मेरा वर्क अच्छा है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा वर्क अच्छा है, अच्छा। क्योंकि अगर वर्क अच्छा ही नहीं होगा तो तुम कितना भी अच्छा ईमेल लिख लो, कितना भी अच्छा पिच कर लो उनको, तो वो काम नहीं आएगा। क्योंकि जो इशिता मंगल के बारे में मैंने बताया, हम्म। मैंने उनको कुछ पिच नहीं करा, मैंने बस ईमेल, वो एक बार हायर कर रही थी तो मैंने उनके ईमेल में बस अपना पोर्टफोलियो ऐड करके दे दिया। बट मैं स्टिल हायर हो गया उनके साथ काम करने लगा क्योंकि मेरा वर्क अच्छा था। एंड दूसरी चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन अच्छा करो। मतलब स्टार्टिंग में मैं कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं था उतना, बट धीरे धीरे मैं कम्युनिकेट करना जान गया कि क्लाइंट को अपडेटेड रखो। बट ये सारी बातें जब तुम हायर हो जाते हो, ठीक है, उससे पहले वाली बात ये है कि काम अच्छा करो, एंड तुम ईमेल अच्छा ड्राफ्ट करना जानो, मतलब ईमेल में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, एंड टू द पॉइंट बातें हो, उतना बड़ा चढ़ा के नहीं लिख रहे हो, ठीक है। हम्म। एंड लिंक्डइन पे पोस्ट करना चालू करा, मैंने लिंक्डइन पे जब से पोस्ट करना चालू करा तो काफ़ी क्लाइंट मेरे से खुद खुद आ रहे मेरे पास, मुझे उनसे रीच आउट नहीं करना पड़ा, ठीक है। अच्छा। तो कंटेंट हो गया, कंटेंट हेल्प करता है, ईमेल ड्राफ्टिंग हेल्प करता है, काम अच्छा हो तो सबसे बड़ी बात है, हम्म। ठीक है। एंड रेफरेंस, जो आप तुम्हारे करंट क्लाइंट है उनसे रेफरेंस मांगो कि मुझे, मैं अभी अवेलेबल हूँ, मुझे वर्क और चाहिए, तो वो रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ स्टेप है। अंडरस्टूड। आपके ज्यादा क्लाइंट ईमेल से आते हैं या मतलब कि इंस्टाग्राम से या लिंक्डइन से? मेरे ज़्यादातर रेफरल से आते हैं, तो जो भी मेरे करंट क्लाइंट है वो मुझे रेफर करते हैं दूसरों से, तो ज़्यादातर तो वहीं से आता है, बाकी फिर लिंक्डइन आता है, लिंक्डइन से आता है। तो आपको अभी अप्रोच नहीं करना पड़ता है? करंटली नहीं, बट मैं धीरे धीरे अप्रोच कर रहा हूँ ताकि मैं जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं उनको भी अप्रोच कर पाऊँ। तो हाँ, तो वो तो खुद से करना पड़ेगा, एंड लिंक्डइन पे भी थोड़ा मैं अवेलेबल रहने की और कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं उतना कंसिस्टेंट पे पोस्ट नहीं कर पाता, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि और उसमें होगा कंसिस्टेंट। राइट। आयुष भाई कैसे आप चार्जेस डिसाइड करते हैं? जैसे कि अगर आपने काफी बड़े क्लाइंट के भी साथ काम कर चुका है और आपने स्टार्टिंग किया होगा तो लो क्लाइंट से भी स्टार्ट किया होगा। मैंने एक आयुष वाधवा है, उसकी ओल्ड मीडिया एजेंसी है, तो मैंने उनका पॉडकास्ट देखा था, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क बताया था, मुझे फ्रेमवर्क का नाम तो नहीं याद, बट बट वो फ्रेमवर्क आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं हम्म। बताता हूँ कि तुम क्लाइंट के पास ना, जो क्लाइंट है उनसे क्या वैल्यू ले रहे हो, मतलब अगर वो, तुम डिसाइड करो, पहले डिफाइन कर दो क्लाइंट किस लिए। जैसे मेरा एक क्लाइंट है, मैं उससे सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूँ, ठीक है, तो उससे मैं ऑफ कोर्स उम्मीद करूँगा कि वो मुझे पेमेंट ज़्यादा हो, ठीक है, तो उनसे मैं चार्ज ज़्यादा लूँगा। बट जैसे जो क्लाइंट मुझे विजिबिलिटी दे रहा है, जो फेमस है, जिससे मुझे विजिबिलिटी काफ़ी मिलेगी, एंड जो मुझे वैल्यू काफ़ी दे रहा है, ठीक है, तो अगर वो मुझे कम चार्ज पे भी करे तो मुझे चलेगा, क्योंकि मुझे वहाँ से काफ़ी सीखने को मिल रहा है, मुझे काफ़ी विजिबिलिटी मिल रही है उनके थ्रू, ठीक है। एंड मुझे एग्जैक्टली। कनेक्शन अच्छे है तो मुझे उनकी विजिबिलिटी मुझे काम आएगी। तो मेरा तो यही रहता है कि जिनसे तुम्हें विजिबिलिटी नहीं मिल रही, तो तुम्हारा वो फैक्टर मनी होना चाहिए वहाँ पे, एंड जिनसे तुम्हें विजिबिलिटी वैल्यू मिल रही है तो वहाँ पे मनी नहीं रहना चाहिए, पहले वैल्यू और विजिबिलिटी रहना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे तुम कम पैसे में भी काम कर लो, वो तुम्हें फ्यूचर में हेल्प काफ़ी करेगा, जो मुझे कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आपका सबसे लोएस्ट प्राइस क्या था और सबसे हाईएस्ट चार्ज क्या रहा है? लोवेस्ट प्राइस तो मेरा, जब मैंने स्टार्ट करा था, मेरा आई थिंक 150 रुपीज़ था एक रील का। तो स्टार्ट में तो ऐसे ही था, एंड फिर हाईएस्ट मेरा गया है 4000 पर रील गया है मेरा, वाह। हाईएस्ट जो अभी भी चल रहा है। कहाँ से हमें वीडियो एडिटिंग का एसेट लेना चाहिए जो मतलब कि काफी अच्छे क्वालिटी का हो, एचडी हो?
वो वीडियो हो सकता है या इमोजी हो सकता है। जो फ्री है वो तो फ्लैट आइकन है। हम्म, कैनवा भी फ्री काफ़ी है, उसमें भी काफ़ी एसेट फ्री में है। पिक्सल्स हो गई वीडियो इमेजेस के लिए। आ, और फ्री पिक में भी कुछ है, फ्री पिक से भी ले सकते हो। और चैट जीपीटी हो गया, वो भी फ्री में इमेज जनरेट कर देता है, ठीक है। एंड पेड में तो काफ़ी सारी आते हैं। पेड में आई स्टॉक हो गया, शटर स्टॉक हो गया, वो काफ़ी महंगे हैं, बट तो उसको मैं कभी भी अभी तक लिया नहीं है। इन्वाटो हो गया, ठीक है, एपिडेमिक हो गया म्यूजिक के लिए। मेरे पास एपिडेमिक का सब्सक्रिप्शन है, इन्वाटो का है, तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं। इन्वाटो में तो सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो तो फ्री पे रहो स्टिक, एंड जब इवेंचुअली पैसे आने लगेंगे आपके पास तो सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि वो काफ़ी हेल्प करता है एंड टाइम बचाता है, एंड टाइम बहुत बड़ा एसेट है। अच्छा, आपके क्या टॉप 5 फेवरेट टूल्स या सॉफ्टवेयर हैं? अगर वो सिर्फ आपको 5 सॉफ्टवेयर रखना हो आपके पीसी में एडिटिंग के लिए, तो वो 5 सॉफ्टवेयर क्या होंगे? एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिला के जी, आई थिंक चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। फिर फोटोशॉप और कैनवा, दोनों में से कुछ भी, दोनों काफ़ी हेल्पफुल है। फ्रेम भी है, फ्रेम वीडियो फीडबैक के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, 3। एंड फिर प्रीमियर एंड आफ्टर इफेक्ट्स, वो तो मेन है ही। अच्छा। 5 होगा। 5 हो गए। और कोई एआई टूल्स जो आपको लगता है कि वो आप मिस नहीं करना चाहते हो, बट लिमिटेड ऑप्शन की वजह से मिस कर रहे हो? अगर ज़्यादा होता वो ज़रूर ऐड करते आप। आई थिंक मिड जर्नी, आइडियोग्राम, ये सब काफ़ी अच्छे है, बट वो पेड है, हुँ, तो मैंने इसलिए भी इंक्लूड नहीं करा। बट मिड जर्नी, आइडियोग्राम, VO3 आ गया है, ये सब काफ़ी सही टूल्स हैं, इनको तो यूज़ करो जितना हो सके उतना। राइट। आयुष भाई, क्या आप बैकग्राउंड म्यूजिक चूज करने में कंफ्यूज होते हैं या आप कोई रूल यूज करते हैं राइट बैकग्राउंड म्यूजिक चूज करने के लिए? क्योंकि आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया होती है, तो इसका क्या वो होता है, तरीका होता है, कैसे हमें राइट बैकग्राउंड म्यूजिक चूज करना चाहिए अपने रील के अकॉर्डिंग? सबसे बड़ा चैलेंज तो म्यूज़िक का ही था, क्योंकि मान लो मैंने 3 घंटा एडिट करने में लगाया, तो 1 घंटा मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक चूज़ करने में जाता है। हम्म, तो मेरा मेनली सोर्स तो एपिडेमिक होता है बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए। बट जैसे कोई इंस्टाग्राम की रील है, उसको कॉपीराइट नहीं आता, तो मैं यूट्यूब से भी चुन लेता हूँ, या जो ट्रेंडिंग म्यूज़िक चल रहा था वो चुन लेता हूँ। मेरा पहला स्टेप रहता है कि मैं क्लाइंट से पूछूँ कि उनके पास कुछ रेफ़रेंस है या कोई उनका सजेशन है म्यूज़िक यूज़ करने का। तो उनके पास रहता है तो मैं वो ऐड करता हूँ, नहीं रहता तो फिर मैं अपना स्टार्ट करता हूँ ढूँढना म्यूज़िक। तो एपिडेमिक पे ढूँढ लिया। तो एपिडेमिक में कीवर्ड डालने पड़ते हैं आपको, कि कुछ फन चाहिए तो फन डाल दो, कुछ इमोशनल चाहिए इमोशनल डाल दो, इंस्ट्रूमेंटल डाल दो। तो वहाँ से बस आपको फिर स्क्रॉल करते जाना है, चेक करते जाना है, एंड फिर आपको, आपने वीडियो एडिट कर ही लिया तो आपको एक आइडिया रहता है दिमाग में कि आपको ऐसा म्यूज़िक चाहिए। फिर जब वो हिट करता है तो फिर वो म्यूज़िक आपको समझ आता है कि यही म्यूज़िक है, ठीक है? तो ऐसा प्रोसेस रहता है। एंड एपिडेमिक कहीं पे नहीं मिलता तो फिर यूट्यूब है। तो यूट्यूब पे मैं फिर वही कीवर्ड सर्च करता हूँ कि इस तरह की म्यूज़िक दे दो, फिर वहाँ से मैं स्क्रॉल करता हूँ। तो म्यूज़िक का यही है कि आपको काफ़ी ढूँढना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें, बट जब मिलता है तो फिर अच्छा है म्यूज़िक। अच्छा, क्या ये रील की लेंथ मैटर करती है ज्यादा एंगेजमेंट पाने के लिए? जैसे कि आपको क्या लगता है, क्या आइडियल लेंथ होता है एक रील की? फॉर एग्जांपल 1 मिनट, या अब तो 3 मिनट तक हम रील को, मतलब कि रील की लेंथ रख हुँ, सकते हैं हुँ। ना? हुँ, हुँ। तो आपको क्या लगता है, क्या तो आइडियल लेंथ होता है जिसपे एंगेजमेंट ज्यादा है? आई थिंक आइडिया तो 1 मिनट ही रहता है, बट फिर यहाँ पे वही कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि कंटेंट पे डिसाइड करता है कौन सा कंटेंट आप डाल रहे हो। जैसे तो छोटे से हैक होते हैं जो बस ऊपर वो लिख के आ गया, कैप्शन लिख के आ गया, एंड कैप्शन में उन्होंने वो डाल दिया, जो भी पॉइंटर्स होता है। तो वो 5-10 सेकंड की भी होती है, तो वो काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं, तो उसमें एंगेजमेंट अल्टीमेटली अपने आप आ जाती है। एंड जैसे कोई एक्सप्लेनिंग रील हो गई तो वो 1 मिनट, 1.5 मिनट, तो उतना मैक्स रहता है, क्योंकि 2-3 मिनट तक कोई देखने नहीं वाला रील। बट जैसे कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा हो या कोई सीरियस टॉपिक हो, तो उसके 3 मिनट की हो, कितने भी मिनट की वीडियो हो, कोई भी देख लेगा ये सब। तो ये है, वो डिपेंड करता है। राइट। तो हमें कैसे एक बढ़िया साउंड डिजाइन करना चाहिए? हाँ, साउंड डिज़ाइन, फर्स्टली तो आता है म्यूज़िक, कि आपकी वीडियो अगर सीरियस है तो सीरियस म्यूज़िक, फ़नी है तो फ़नी म्यूज़िक, एंड इमोशनल है तो इमोशनल म्यूज़िक, एंड कहीं पे म्यूज़िक की नीड होती भी नहीं तो वहाँ पे कुछ म्यूज़िक मत रखो। एंड फिर आता है साउंड डिज़ाइन में एसएफएक्स आते हैं, साउंड इफेक्ट्स आते हैं।
वो भी डिपेंड करता है आपकी वीडियो की पेसिंग कैसी है एंड वीडियो की नीड क्या है, ठीक है? जैसे टॉकिंग हेड वीडियो जो होती है, एक्सप्लेनर वीडियो होती है, वहाँ पे साउंड इफेक्ट काफ़ी सारे होते हैं, कुछ भी एलिमेंट आ रहा है तो उसमें साउंड इफेक्ट डालते हैं ये वो। बट मे बी अगर आप कोई एडिट कर रहे हो ट्रैवल व्लॉग, तो ट्रैवल में ऐसा होता है कि बस एक गाना नीचे डाल दिया एंड ट्रेंडिंग जो रील होती है उसमें एक गाना डाल दिया एंड वो चलता रहता है, या कभी कभी म्यूजिक चेंज होता है तो म्यूजिक रहता है वहाँ पे, साउंड इफेक्ट्स काफ़ी कम रहता है ट्रैवल वाले में। अच्छा। तो यही है कि अगर टॉकिंग हेड है तो म्यूजिक साउंड इफेक्ट दोनों रहता है एंड बाकी जो डिफरेंट टाइप के होते हैं तो डिफरेंट टाइप की डिफरेंट नीड रहती है। बट मेनली रहता है ना कि तीन चीज़ रहती है कि जो वॉइस ओवर होता है उसका वॉल्यूम सबसे ऊपर होना चाहिए, जो म्यूजिक रहता है उसका मिडल में होना चाहिए एंड जो साउंड इफेक्ट रहता है उसका सबसे कम होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। अगर आप एक लो क्वालिटी की वीडियोस और लो क्वालिटी की वॉइस पाएँ, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? ऑडियो के लिए तो एडोब पॉडकास्ट है, प्रीमियर में भी एक बिल्ट इन फीचर आता है इनहांस करने का, वो है। तो वहाँ से तो इनहांस हो जाती है एक हद तक, अगर ज़्यादा खराब है तो वो बिल्कुल इनहांस नहीं होगी, फिर वो रोबोटिक रोबोटिक हो जाती है आवाज़, तो वो दिक्कत है। अब रही बात वीडियो की, वीडियो को इनहांस करने के लिए एआई टूल्स है, वो कर देते हैं, बट वो ना वो स्मूथ कर देते हैं वीडियो को, मतलब जो पिक्सेलेटेड वीडियो होता है उसको स्मूथ कर देता है, तो वो कहीं कहीं अच्छा चल जाता है, अच्छा लगता है। बट जो जहाँ नहीं चलता वहाँ पे फिर मैं ट्राई करता हूँ कि वो वीडियो में ना मैं एलिमेंट्स ज़्यादा डालूँ, ग्राफिक्स ज़्यादा डालूँ, ताकि वो वीडियो पता ना चले एंड वो वीडियो में बैलेंस बन जाए कि वीडियो खराब हुई है बट उसका एडिटिंग अच्छा है, तो वो फिर उसको संभाल लेती है, तो एडिटिंग वहाँ पे काम आती है। और ये रोबोटिक का एक सॉल्यूशन है, जैसे कि अगर हम प्रीमियम वर्ज़न बाय कर लें एडोबी का, तो उसमें कुछ हम बैलेंस कर सकते हैं कि रोबोटिक से थोड़ा नेचुरल बना सकें। जैसे उसका लेवल थोड़ा लो कर दें, तो वो रोबोटिक से नेचुरल हो जाता है ऑडियो। राइट राइट। बट आपने सही बताया कि अगर हम हमारी ऑडियो ज़्यादा खराब है तो उसको फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होने लगती है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। कैसे बढ़िया कलर ग्रेडिंग किया जाता है? कलर ग्रेडिंग के लिए मैं प्रीमियर यूज़ करता हूँ एंड मेनली मेरी कलर ग्रेडिंग होती है ट्रैवल वीडियोस में, जब मैं ट्रैवल एडिट करता हूँ, रील एडिट करता हूँ, क्योंकि टॉकिंग हेड में एक होती है बस एक, एक लेयर लगा दी, क्योंकि वो एक ही सीन में रहता है ना, बट ट्रैवल वीडियो में अलग अलग जगह की वीडियोस होती हैं। तो मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ वो मुझे काफ़ी सिखाती हैं कि यहाँ पे ये कलर होगा, यहाँ पे ये ज़्यादा टू मच लग रहा है, तो मैंने उनके साथ काम करते करते मुझे 1 साल हो गया, लगभग 1 डेढ़ साल। तो उनके साथ काम करते मैंने काफ़ी सीख लिया कि कलर को इन्हांस कैसे करते हैं एंड कहाँ पे क्या ऐड करना चाहिए, एंड जो जो अलग-अलग सेटिंग में शूट होती है वीडियो, उसको ठीक कैसे करते हैं। एप्पल में शूट हुई तो उसको ठीक कैसे करते हैं, तो ये सब मैंने उनसे सीखा। धीरे-धीरे वो टाइम के साथ आ गया। आप कभी वीडियो एडिटिंग की जर्नी में फेल हुए हैं? क्योंकि आप काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं इस टाइम पे, मतलब कि बड़े-बड़े क्लाइंट के साथ आप वर्क कर रहे हैं। आपने कभी मतलब कि टफ सिचुएशन फेस किया है, जैसे जिस टाइम आपको लगा हो यार वीडियो एडिटिंग जर्नी खत्म हो गई, ऐसा कुछ? हाँ, आई गेस ये सबके साथ ही आता है। हुँ। कुछ टाइम पहले तो नहीं, बट जब मैं स्टार्ट कर रहा था एंड तब जब क्लाइंट आने लगे मेरे पास, तो काफ़ी हेक्टिक हो गया था शेड्यूल, तो उस टाइम पे लगता था कि यार इतने सारे क्लाइंट क्यों ले लिए मैंने। बट फिर उसके बाद क्लाइंट नहीं रहे, तब पता चला कि यार क्लाइंट ज़्यादा रहना तो अच्छी बात है। तो ये ना एक फ्रीलांसिंग ओवरऑल ही सब फील्ड में मतलब एक वेव की तरह, मतलब कभी खुशी होता है, कभी फिर दुःख आता है। तो बस फिर यहाँ पे वो हेल्प करता है कि तुम उस क्राफ्ट से कितना प्यार करते हो, मतलब मुझे राइटिंग पसंद है। तो वो चीज़ ना उस फेज़ से पार पार करवाती थी कि ठीक है, बेकार दिन है बट मुझे ये क्राफ्ट पसंद है, तो और चीज़ें आ जाएँगी बाद में। क्योंकि ये टाइम वेव की तरह, मतलब कभी अच्छा दिन होगा, कभी बुरा दिन होगा, बट सिंस मुझे इस चीज़ से प्यार है तो मैं वो कर लूँगा। रिवीजन प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं? क्या आप बड़े क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं तो भी रिवीजन का प्रॉब्लम फेस करना होता है या सिर्फ छोटे क्लाइंट से ये प्रॉब्लम आती है? आई थिंक रिविज़न की प्रॉब्लम काफ़ी वो है, इश्यू है। बट इसमें ये चीज़ भी आती है ना कि रिवीजन भी ऐसा होता है कि अगर आपको क्लाइंट बार-बार बोल रहा है कि इवन 3-4 रिवीजन बाद भी बोल रहा है कि यार मुझे अब ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, ये चीज़ चेंज कर दो। तो वहाँ हुँ। पे वो चीज़ गलत है, ठीक है? बट अगर 3-4 रिवीजन बाद भी आपकी वजह से मिस्टेक हो रही है कि आपने ये नहीं करा, तो वो रिवीजन खींच रहा है, तो वो फिर आपकी गलती है। तो ये देखो कि अगर क्लाइंट की गलती है तो उनको समझाओ कि इतना रिवीजन पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि डबल मेहनत होती है।
बट अगर आपकी साइड से गलती है तो उसको एक्सेप्ट करो एंड रिविजन करते रहो, ठीक है, जब तक आपकी साइड से गलती है। बट फिर बट ओवरऑल आपका मेन काम यही होता है कि आपको वीडियो परफेक्ट करके देनी है, ठीक है। बट जब क्लाइंट टू मच हो जाता है तो उनको आपको समझाना पड़ता है एंड एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, ठीक है। या तो आप पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दे दो कि मैं इतना रिविजन करूंगा, एक्स्ट्रा होगा तो मैं एक्स्ट्रा पैसे लूंगा, ठीक है। बट इवेंचुअली ये टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हारे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, उतना वर्क प्रूफ नहीं होता, तो तुम उतना बोल नहीं सकते उनसे। बट जब आपके पास वर्क प्रूफ होता है, आपके पास क्लाइंट आ रहे होते हैं, तो आप किसी को मना कर सकते हो, किसी को हाँ बोल सकते हो। तब आप उस सिचुएशन में उनको समझा सकते हो कि यार मतलब इतना टू मच होता है, बट अगर आप इतना करवाओगे, मेरी गलती होगी तो मैं करता रहूँगा, बट आपकी गलती होगी तो मैं आपको बताऊँ। ये सीन है। कुछ टाइम पहले आपने बताया कि आप इस टाइम पे फॉरेन क्लाइंट को फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं फॉरेन क्लाइंट को टारगेट करने के लिए? मैं पिच नहीं करता। हम्म। मुझे पता नहीं, मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि मैंने एक सीरीज़ चालू करी थी अभी, 100 डेज़ ऑफ 100 क्रिएटर्स। मतलब मैं 100 डेज़ में मतलब 100 क्रिएटर जो भी मुझे पसंद है लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, तो मैं उनकी वीडियो री-एडिट करके लिंक्डइन पे पोस्ट करूँगा, उनको टैग करता हूँ। एंड मैं उनको वैसे पिच नहीं करूँगा वहाँ जाकर, बट बस मैं उनको री-एडिट करके उनको बस टैग कर दूँगा एंड बताऊँगा मैंने एडिट कैसा है ये सब। तो मैंने आई थिंक 2-3 वीडियो डाली है उस लिंक्डइन पे। तो वहाँ से मुझे रिप्लाई भी आया, मतलब एक ने मुझे नो बोल दिया कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, मतलब। एंड दूसरी जो दूसरी क्रिएटर थी, उन्होंने काम मुझे पसंद आया, तो उन्होंने मुझे ऑफर भी करा जो नई प्रोजेक्ट होते हैं। तो एंड मैंने ये स्ट्रैटेजी लिंक्डइन पे, एक दिवास नाम का कोई एडिटर है, उसकी खुद की एजेंसी है, तो मैंने वहाँ से सीखा कि तुम पब्लिक पेज करो, मतलब पब्लिक में जाके पेज करो एंड उनको टैग करो, तो उनको इवेंचुअली वो देख लेंगे वीडियो एंड उनको पसंद है काम, उनको करवाना बोलो वो करवा लेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका तो मुझे यही लगा। एंड ऐसे काफ़ी सारे तरीके और भी हैं, मतलब ईमेल डालना, ईमेल देना उनको। बट मुझे तो यही अच्छा लगा कि उनका काम तुम करके दिखाओ, ताकि उनको पता चले तुम वैल्यू दे पाओगे कि नहीं। तो तुम पहले ही उनको दिखा दोगे तो तुम्हें ईमेल लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा आयुष भाई, इंग्लिश भी आना चाहिए, मतलब कि अगर फॉरेन क्लाइंट को टारगेट करना चाहते हैं, ये कंपलसरी है? हाँ, कंपलसरी तो है। मतलब कुछ कुछ होते हैं, जैसे जो इंडियन क्लाइंट ही फॉरेन में सेटल हो जाते हैं, तो वो भी पे अच्छा करता है, तो उनसे तुम हिंदी में बात कर सकते हो, उससे तो इशू नहीं है। बट इंग्लिश तो बहुत कंपलसरी है, मतलब मैं स्ट्रगल करता हूँ, मुझे इंग्लिश आती है बट मैं बात नहीं कर पाता ढंग से। बट वो मैं भी अपना सीख रहा हूँ, मतलब जो धीरे धीरे मेरे क्लाइंट बन गए तो उनसे बात करके सीख रहा हूँ। तो तुम्हें इंग्लिश तो आना कंपलसरी है। तो कैसे आप एक बढ़िया हुक एडिट करते हैं? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आई थिंक साउंड डिज़ाइन। क्योंकि जैसे मैं हुक का ना हमेशा म्यूज़िक अलग चुनता हूँ, मतलब म्यूज़िक हमेशा मैं बढ़ा के रखता हूँ, मतलब मैं म्यूज़िक स्लो की तरह बनाता हूँ कि स्टार्टिंग में तेज़ हो फिर नीचे गिरे। क्योंकि हुक में फिर जैसे मैंने कुछ मोशन ग्राफिक डाला है हुक में, मैं ऐसा करता हूँ ना कि जो फेमस क्रिएटर नहीं है, तो मैं वहाँ पे स्टार्टिंग में ही मोशन ग्राफिक दिखा देता हूँ ताकि ऑडियंस हुक हो जाए उससे। बट जैसे कोई फेमस क्रिएटर जैसे आंचल है, तो आंचल की स्टार्टिंग में हम मोशन ग्राफिक नहीं डालते क्योंकि फेस वैल्यू ज़्यादा है, तो लोग उसका चेहरा देख के रुक जाएंगे, तो वहाँ पे मोशन ग्राफिक की जरूरत ही नहीं है। बट जैसे कि फेमस क्रिएटर नहीं, जैसे मैं भी हूँ, तो अपनी वीडियो में अपना चेहरा दिखाने के बजाय स्टार्टिंग में मैं एनिमेट करके डालूंगा, ठीक है। अ, फिर वहाँ पे बात रहती है साउंड डिज़ाइन की, तो म्यूज़िक वही हाई टू लो जाओ, मतलब म्यूज़िक स्टार्टिंग में तेज़ रखो फिर लो जाओ, वो रहता है सीन। एंड जैसे दूसरे तरीके की रील होती है तो टेक्स्ट के साथ खेल, टेक्स्ट की अब काफ़ी चल रहा है कि टेक्स्ट बड़े-बड़े लिखे आते हैं, वो स्टाइलाइज़्ड टेक्स्ट जो होते हैं, तो उससे भी वो काफ़ी सही रहता है हुक बनाने के लिए। और दो चीज और हम कवर करेंगे इसमें, ये दो चीज आप ब्रेक डाउन कीजिए कि कैसे आप ट्रेंड से अवेयर रहते हैं, क्योंकि ये रील के थ्री थ्री थिंग्स मैंने आपसे पूछा था कि ये थ्री थिंग्स आप जानते होंगे काफी इंपॉर्टेंट होता है, हुक और ट्रेंड और स्टोरी टेलिंग। तो आप कैसे ट्रेंड से अवेयर रहते हैं, क्योंकि हुक के बारे में ऑलरेडी आपने एक्सप्लेन कर दिया। ट्रेंड से यार मैं रील चलाता हूँ, तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो। आई नो ये थोड़ा-सा वो रहता है कि दिमाग के लिए हैवी रहता है कि तुमको रील चलानी पड़ेगी। क्योंकि तुम्हारी फील्ड ही ऐसी है कि तुम्हें सोशल मीडिया एक्टिव रहना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी रील चला के देखता हूँ एंड ऐसे इतनी माइंडलेस स्क्रॉल करता हूँ, मैं सर्च कर लेता हूँ कुछ टॉपिक की ट्रेंडिंग रील। अब तो इंस्टाग्राम पे एआई आ गया, तो तुम सर्च कर लोगे तो वो सारी वो फॉर्मेट की रील तुम्हें एक साथ लाके दे देगा। तो उसको तुम देखते रहो एंड जो भी अच्छा लगा उसको सेव करो एंड उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड जो फेमस क्रिएटर्स है ना, जो फेमस एडिटर्स हैं उनको फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, वो ट्रेंड तो मैं दिखाते थे कि ये चल रहा है तो वो भी वही करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। एंड जो
एंड मेनली तो यही है, चलो यही था। राइट। और थर्ड है स्टोरी टेलिंग। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक वीडियो एडिटर के लिए, आप जानते होंगे, तो वो कैसे हम्म इम्प्रूव करें? आई थिंक स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है स्टोरी टेलिंग ठीक करने के लिए। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मैं अपने क्लाइंट से जब वो स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं, मैं उनसे स्क्रिप्ट माँगता हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट भेजो। अगर मुझे अपनी साइड से कुछ रहेगा तो मैं बताऊँगा। तो मैंने अपनी साइड से भी कुछ चीज़ें इम्प्रूव कराई उनसे कि स्टार्टिंग में ये बोल दो, लास्ट में ये बोलो, ताकि वो वीडियो एंगेजिंग रहे, ठीक है? तो स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा मेन रहता है, बट अगर स्क्रिप्ट सिंपल है, प्लेन है, तो उसमें कुछ वो हाई लो इमोशन इवोक नहीं हो रहे, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको एडिटिंग से ठीक कर सकते हो। मे बी ये पार्ट हुक के लिए अच्छा रहेगा, तो उस पार्ट को उठा के तुम हुक में डाल दो एंड फिर वीडियो स्टार्ट करो। तो तुम कट कट करके उसको तोड़ के वीडियो को तुम स्टोरी बेटर कर सकते हो, अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है तो ये रहता है। वो एडिटिंग का मेन काम यही रहता है कि वीडियो को एंगेजिंग बनाना है, ठीक है? तो तुम्हारा काम ही वही है। जब तुम कुछ जो पीसेस है उसको आगे पीछे करके या मे बी म्यूजिक के साथ खेल के तुम उसको बेटर कर सकते हो। आप कोई एआई टूल से एक वीडियो एडिटर को सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे उनका वीडियो एडिटिंग का लेवल काफी इंक्रीज हो सके? एआई टूल में भाई आता है चैट जीपीटी, मिड जर्नी, आइडियोग्राम, जेमिनाई के जितने भी टूल्स हैं वो सब, ये सब आई थिंक इनफ है उसको करने के। चैट जीपीटी तो बहुत सही है, मतलब तुम ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर सकते हो, तुम पॉडकास्ट के पीसेस उठा के उसमें तुम इंट्रो से बनवा सकते हो, वो इंट्रो खुद बना के बता देगा कि ये सब पीसेस डाल दो, तुम्हारा काफी टाइम बचता है पॉडकास्ट के स्पेशल। तो चैट जीपीटी तो सबसे अच्छा है। फिर वही आते हैं फोटोज के लिए मिड जर्नी, आइडियोग्राम, ये काफी अच्छे हैं। वीओ3 तो वीडियो के लिए आ गया, वो सब यूज करना। करेक्ट। तो इन द एंड आपकी क्या थ्री गोल्डन टिप्स होगी एक वीडियो एडिटर के लिए? थ्री गोल्डन टिप्स, फर्स्ट तो ये रहेगी कि जस्ट स्टार्ट करो बस। आप जहाँ भी हो, फ़ोन है फ़ोन में करो, लैपटॉप में करो, कोई भी सॉफ्टवेयर है, जस्ट स्टार्ट। मैंने भी 15,000 के लैपटॉप से करा था और मेरे पास 2 लाख का लैपटॉप है। सो तुम बस स्टार्ट कर दो अपनी जर्नी, ठीक है? एंड सेकंड टिप वुड बी, इस फील्ड में तभी आना जब तुम्हें वीडियो एडिटिंग से मतलब तुमको वो क्या हो? पसंद हो, मतलब हम्म। हाँ, तुम्हें उससे प्यार हो, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में भी, बाद में भी, बस स्टार्टिंग में मेनली बहुत लो बेसिस आएँगे, बहुत ज़्यादा। तो तुम उसी में छोड़ दोगे अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं हो, तुम पैसे भी ले रहे होगे, तो तुम स्टार्टिंग में इसको छोड़ दोगे, ठीक है? तो इसमें तभी आना जब तुम्हें उससे प्यार हो एंड वो तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा जब तुम्हारी लो फेजेज़ होंगे। एंड थर्ड वुड बी हाँ, कॉपी अदर्स, मतलब दूसरों को कॉपी करो, ठीक है? तुम उससे इतना सीख लोगे ना, तुमको ऐसा नहीं कि तुम सब कुछ नया बनाना, कुछ नया बनाना, तुम दूसरों को कॉपी करोगे तो उसमें इतना सीख लोगे ना, तुम और किसी से नहीं सीख पाओगे। तो कॉपी वेदर्स, ये रहेंगे, तो हाँ, ये 3 मेन टिप्स हैं। ग्रेट टिप्स। सो आयुष भाई, थैंक यू वेरी मच आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत नई नई चीजें मैंने सीखी, और एक वीडियो एडिटर के लिए आई थिंक ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपने काफी यूजफुल टिप्स दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी। जी थैंक यू।